हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का पार्ट 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बेटा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सभी संबंधित जानकारी दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने उनको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितना समय लगा? 41 वर्ष, 47 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 27 वर्ष? तो सही जवाब है बेटा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में 47 वर्ष लगे, यानी कि 47 ईयर्स। दूसरा क्वेश्चन है, डैश राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन या फिर गुप्त वंश? तो सही जवाब है बेटा, सातवाहन वंश के राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, जिससे पता चलता है कि सातवाहन वंश में माताएं महत्वपूर्ण थी। तीसरा प्रश्न है, चांडालों के कर्तव्यों का संकलन डैश में किया गया? मनुस्मृति, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र या फिर उपरोक्त सभी? तो बेटा चांडालों के कर्तव्यों का संकलन मनुस्मृति में किया। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन अक्षत्रिय राजा थे, यानी कि कौन क्षत्रिय नहीं थे? शुंग, कण्व, शक, उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब है बेटा उपरोक्त सभी, क्योंकि शुंग, कण्व और शक ये अक्षत्रिय राजा थे। पांचवा प्रश्न है, आख्यान से अभिप्राय है? कहानियों का संग्रह, कविताओं का संग्रह, लोकगीतों का संग्रह या फिर गजलों का संग्रह? तो सही जवाब है बेटा, आख्यान से अभिप्राय है कहानियों का संग्रह। महाभारत की विषय वस्तु को हम दो भागों में बांटते हैं बेटा, आख्यान और उपदेशात्मक। तो आख्यान में कहानियों का संग्रह होता है। छठा प्रश्न है, वणिक शब्द का प्रयोग हुआ है कारीगरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारी के लिए या फिर सैनिकों के लिए? तो सही जवाब है बेटा, वणिक शब्द का प्रयोग हुआ है व्यापारी के लिए। सातवां प्रश्न, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कितने वर्णों के बारे में लिखा है? 4, 5, 3 या फिर 6? तो सही जवाब है बेटा, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 4 वर्णों के बारे में लिखा गया है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आठवां प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किनके नेतृत्व में तैयार किया गया? जेम्स प्रिंसेप, कॉलिन मैकेंजी, बीबी लाल या फिर VS सुक्तांकर? तो सही जवाब है बेटा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण VS सुक्तांकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था। नौवां प्रश्न है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता थे? भाट सारथी, ऋषि व्यास, वाल्मीकि या फिर VS सुक्तांकर? तो बेटा इसका सही जवाब है, महाभारत की जो मूल कथा है, जो उसकी ओरिजिनल स्टोरी है, इसके रचयिता थे भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था। वे युद्ध के समय राजा के साथ जाते थे और वापस आने पर वह उसको मौखिक रूप में लोगों के द्वारा उनको सुनाते थे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और बताएं कि यह कथन किस संदर्भ से संबंधित है? पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, राजवंशिकता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बेटा पिता की मृत्यु के बाद पुत्र
उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे, क्योंकि पितृवंशिकता प्रणाली के अनुसार पिता के संसाधनों पर उसके बेटों का अधिकार होता था। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उस संदर्भ का उल्लेख कीजिए जिससे ये संबंधित है। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा या फिर बहुपति प्रथा। तो बेटा गोत्र से बाहर विवाह करने की जो प्रथा थी वह बहिर्विवाह कहलाती थी। 12वां प्रश्न, धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था का सही क्रम क्या है? शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। अब आपको इसको सही क्रम बताना कि सबसे पहले पायदान पर कौन थे, फिर दूसरे पे और तीसरे और चौथे पे कौन था। तो बेटा सबसे पहले पायदान पे थे ब्राह्मण और दूसरे पे थे क्षत्रिय, तीसरे पे थे वैश्य और चौथे पे थे शूद्र। तो उस हिसाब से सबसे पहले दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। 13वां प्रश्न, चारों वर्णों के लिए आदर्श आजीविका से जुड़े नियम मिलते हैं। सुत्त पिटक में, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में, दीपवंश में या फिर महावंश में। तो सही जवाब है बेटा, चारों वर्णों के लिए आदर्श आजीविका से जुड़े नियम हमें मिलते हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में, जिसमें यह बताया गया था कि ब्राह्मणों का कार्य है वेदों का अध्ययन, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, करवाना। क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना और यज्ञ करवाना। इसी प्रकार से वैश्य का कार्य होता था बेटा गोपालन, कृषि, व्यापार, दान देना, यज्ञ करवाना। और शूद्र जो होते थे उनका एक ही कार्य माना गया था कि तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। तो ये उनकी आजीविका से जुड़े नियम हमें मिले गए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। 14वां प्रश्न है, धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्र के अनुसार क्षत्रियों का कर्तव्य था उच्च वर्णों की सेवा करना, अध्ययन, वेदों की शिक्षा व्यक्त करना, दान देना व लेना, कृषि, गोपालन, व्यापार, यज्ञ करवाना या फिर सुरक्षा देना, युद्ध करना, न्याय करना, यज्ञ करवाना। तो क्षत्रियों का कार्य होता था बेटा सुरक्षा देना, युद्ध करना, न्याय करना और यज्ञ करवाना। 15वां प्रश्न है, इस पुस्तक में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। वह पुस्तक कौन सी है? महाभारत, मनुस्मृति, रामायण या फिर गीता। तो सही जवाब है बेटा मनुस्मृति। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। 16वां प्रश्न है, साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? ऋषि व्यास, भाट सारथी, वाल्मीकि या फिर तुलसीदास। तो सही जवाब है बेटा साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास को माना जाता है, वेद व्यास को माना जाता है। 17वां प्रश्न है, मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई कब शुरू की गई? 1941 से 42, 1951 से 52, 1961 से 62 या फिर 1971 से 72। तो सही जवाब है बेटा मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई 1951 से 52 यानी 1951 से 52 में शुरू की गई थी। 18वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं उपनिषद, धर्मशास्त्र, पुराण या फिर त्रिपिटक। तो सही जवाब है बेटा बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं वो है त्रिपिटक, जिसका अर्थ होता है 3 टोकरियां। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटकों का संकलन है। 19वां प्रश्न है, चरक और सुश्रुत संहिता का संबंध है विज्ञान से, गणित से, आयुर्वेद से या फिर पाक शास्त्र से। तो सही जवाब है बेटा चरक और सुश्रुत संहिता का संबंध है आयुर्वेद से। 20वां प्रश्न है, मनुस्मृति का संकलन हुआ 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच,
300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच, 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच, या फिर 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। तो सही जवाब है बेटा मनुस्मृति का संकलन हुआ 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। 21वां प्रश्न है, पैतृक संसाधनों पर अधिकार से वंचित रखने के लिए पुत्रियों के साथ अपनाई गई नीति थी। पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्रों को वरीयता एवं महत्व दिया गया। स्त्रियों के लिए बहिर्विवाह पद्धति अपेक्षित थी। कम उम्र की कन्याओं का विवाह किया जाता था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बेटा कि पैतृक संसाधनों पर अधिकार से वंचित रखने के लिए पुत्रियों का विवाह कर दिया जाता था बहिर्विवाह पद्धति के अंतर्गत, यानी कि गोत्र से बाहर विवाह कर दिया जाता था। 22वां प्रश्न है, सही विकल्प चुने। कथन है, सातवाहन शासन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कारण, सातवाहन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। अब आपको ये 4 स्टेटमेंट देखने की, इनमें से कौन सी सही है। कथन और कारण दोनों ही सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, या फिर कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं परंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। कारण असत्य है परंतु कथन सत्य है। तो बेटा इसमें से सही जवाब है कि दोनों कथन सही हैं। कथन और कारण जो दोनों ही सत्य हैं। और सातवाहन शासन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कैसे पता चलता है? क्योंकि सातवाहन शासक अपने आप को मातृ नाम से चिन्हित करते थे। तो इसका सही जवाब है कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कथन जो पितृवंशिकता के अर्थ को स्पष्ट करता है वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है, वह वंश परंपरा जो पूर्वजों से संबंधित नहीं होती है, वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है बेटा पितृवंशिकता का अर्थ होता है वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा एक 4 वर्णों के ब्राह्मणीय निर्धारण में नहीं आता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, निषाद, वैश्य। तो सही जवाब है बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा था शूद्र, यानी कि निषाद इस ब्राह्मणीय निर्धारण में नहीं आता। 25वां प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्न महिला के संपत्ति पर अधिकार होने का उदाहरण मिलता है? प्रभावती गुप्त, कुंती, द्रौपदी, राज्यश्री। तो सही जवाब है बेटा महिला के संपत्ति पर अधिकार होने का उदाहरण हमें प्रभावती गुप्त के द्वारा देखने को मिलता है। प्रभावती गुप्त जो कि भूमि की मालकिन थी, भूमि की स्वामित्व थी, वरना पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई भी अधिकार नहीं होता था। धन्यवाद।